अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे ने अपने दौर में रिजाइन किया था, जबकि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ उन लोगों की बेवफाई और धोखे पर अपनी जज्बाती तकलीफ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का बयान किसी सियासी कमजोरी का नहीं बल्कि अपने करीबी साथियों की बेवफाई पर अफसोस का इजहार था। संजय रावत का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में जारी सियासी बहस के दरमियान सामने आया है। भावनिक साथ किंवा भावनिक आवाहन शिवसैनिकांना बाळासाहेबांनी हिंदुहृदय सम्राटांनी 3 वेळा राजीनामा दिला आणि त्या तिन्ही प्रसंगाचा मी साक्षीदार. त्यातल्या दोन्ही प्रसंगामध्ये मी एकमेव साक्षीदार आहे. तो राजीनामा लिहिला जात असताना किंवा तयार होत असताना त्यांनी राजीनामा दिला. उद्धवजींनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. राजीनामा नाही दिला. त्यांना राजीनामा कोणी देऊ देणार नाही. त्यांनी त्यांच्या भावना, एक उद्रेक आहे की एवढं सगळं होऊन सुद्धा लोक अशा प्रकारे विकली जातात. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेवरती असे घाव होत आहेत. तर हे त्यांच्या भावनेचा काल उद्रेक आम्ही पाहिला आणि बाळासाहेबांच्या राजीनाम्याशी तुम्ही ती तुलना करू नका. नीट यूजी री एग्जाम के मद्देनजर यमुनानगर पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खास इंतजामात किए हैं। एसपी यमुनानगर के मुताबिक 220 पुलिस पर्सनल को ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जबकि स्टूडेंट्स की आसान मूवमेंट के लिए स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। इसके अलावा 112 व्हीकल स्टैंड बाई पर रखी गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर्स तक वक्त पर पहुंचाया जा सके। पुलिस ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से अपील की है कि वो एग्ज़ाम के लिए घर से वक्त से पहले रवाना हों और ट्रैफिक गाइडलाइंस पर अमल करें। जिला पुलिस ने नीट की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बड़े पुख्ता पुलिस प्रबंध किए हैं। लगभग 220 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी इस पूरी व्यवस्था में रहेगी। जो व्यवस्था है उसको मेनली अगर आप देखें, सबसे पहले तो उसमें आता है ट्रैफिक की व्यवस्था। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी शहर के ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे परीक्षार्थियों के आवागमन की वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी हों ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ना हो और सभी जो परीक्षार्थी है वो समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाए। जो परीक्षा केंद्र है उस पे डीएसपी स्तर का अधिकारी खुद मौके पे रहेगा। आप 112 को कॉल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास समय कम है, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि 112 की गाड़ी आपकी परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दे। बट फिर भी मेरी हिदायत रहेगी, क्योंकि समय काफी पर्याप्त है, तो आप समय पे पहुंचे। और जो परीक्षा केंद्र में एंट्री का टाइम भी काफी लंबा है। 11 से अगर मैं 1:30 बजे कहूँ तो 2.5 घंटे का समय है जिसमें आप परीक्षा केंद्र में एंट्री कर सकते हैं। तो इतना खुला टाइम होने के बावजूद भी अगर कोई लास्ट मिनट की हड़बड़ाहट होती है तो उसमें मेरे को लगता है कि कैंडिडेट को भी उसकी भी गलती हो सकती है। तो थोड़ा सबको ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किसी भी वजह से लेट हो गए और आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम 112 पे अगर आप कॉल करेंगे तो पुलिस की गाड़ी आपको कोशिश करेगी कि समय पे आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए। सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी एमवी गोविंदन ने यूडीएफ गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि स्टेट में फैलने वाले इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक को कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के बजाय गवर्नमेंट ने टाइमली एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। एमवी गोविंदन ने मुतालबा किया कि गवर्नमेंट फ़ौरन इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करे और आवाम की सेहत को तरजीह दे। फ़िलहाल यूडीएफ गवर्नमेंट की तरफ से इस बयान पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया। UDF സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖല
ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഗൗരവപൂർവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ കേരളത്തിലെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റൊരറ്റം വരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്ക, ഉത്കണ്ഠ, എന്താണ് ഭാവി എന്നതിനെപ്പറ്റി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് വകുപ്പ് മേധാവികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി DHSുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവലോകന യോഗം പോലും നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ്. ഇത്ര ഗുരുതരമായ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനാവുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ്. അവിടെ KJ റീനയായിരുന്നു ഡയറക്ടർ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം വെച്ച് അവരെ തരം മാറ്റുകയും തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ ട്രിബ്യൂണൽ പോയി, കോടതിയിൽ പോയി, അത് റദ്ദാക്കി. ഓഫീസിലേക്ക് ഇന്നലെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ V. മീനാക്ഷി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് താൽക്കാലിക ഡയറക്ടറായിട്ട് കസേരയിലിരിക്കുകയാണ്. പത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും DHSൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരിക്കുന്ന നില ഉണ്ടായി എന്ന്. ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അവലോകന യോഗം പോലും കൃത്യമായി നടത്താൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തതയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ നീക്കം അടിയന്തരമായും അവസാനിപ്പിക്കാനും പ്രശ്നത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടാനും തയ്യാറാവണം എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. नीट UG री एग्ज़ाम के लिए वाराणसी कैंट स्टेशन पर तकरीबन 25,000 कैंडिडेट्स के लिए ख़ास इंतज़ामात किए गए। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता के मुताबिक सिक्योरिटी को मजबूत बनाया गया है, जबकि मेडिकल टीम्स, इमरजेंसी सर्विसेज और हेल्प डेस्क भी मुकम्मल तौर पर तैयार रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाने की भी पूरी तैयारी की गई है, ताकि तमाम कैंडिडेट्स वक्त पर अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच सकें। जी, नीट का जैसे एग्ज़ाम है, तकरीबन 25,000 कैंडिडेट का हमको सूची मिला है कि भाई ये सब यहाँ आएंगे। तो इनके लिए हम अपना RPF और GRP का जो हमारा स्टाफ है, उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। ज़िला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। हमारे जो टिकटिंग स्टाफ है उसको विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम 2 अपने हेल्प डेस्क जो हैं वह चलाएंगे, वहाँ पे ATVM की सुविधा रहेगी, अनाउंसमेंट की सुविधा रहेगी। हमारा जो कमर्शियल का स्टाफ है वह उपलब्ध रहेगा ट्रेनों की सारी जानकारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए। इसके अलावा हम जो है 1 से 2 जो हैं खाली जो हमारी ट्रेन्स होती हैं उनको विशेष तौर पर जो रखेंगे इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। यदि किसी प्रकार से कोई हमको महसूस होता है आंकड़े देखकर कि भीड़ बढ़ रही है स्टेशन पर और कहीं पर स्पेशल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है तो उसको तुरंत। इंटरनेशनल योगा डे से पहले फॉर्मर हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि ये योगा सबके लिए है, चाहे उम्र, जेंडर या रिलीजन कुछ भी हो। उन्होंने कहा है कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी और जहनी सुकून का ज़रिया है।
बंडारू दत्तात्रेय ने आवाम से अपील की है कि वो इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर योगा को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद लाइफस्टाइल को फ़रोग़ दें। योगा जो है आज विश्व में जो है इसका योगा दिन मनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ में जो है उनको निर्णय किया है। ये बहुत हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत प्रतीक है। लेकिन योगा जो है ये एक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी जो है तीनों को एकता करती है। तो इसलिए योगा कोई मजहब का नहीं, कोई प्रांत का नहीं और कोई आयु का भी नहीं है। छोटा आयु, बड़ा आयु सभी लोग कर सकते हैं। स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। यह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इसमें नहीं है। तो इसलिए योगा जो है शरीर, मन, बुद्धि के लिए हर व्यक्ति को जरूरत है। तेलंगाना स्टेट में इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के बाद मिनिस्टर विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आने वाले सालों में रोजगार के नए मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद एम्प्लॉयमेंट को फ़रोग़ देना और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना है। मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि ये इनिशिएटिव तेलंगाना के साथ साथ मुल्क भर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को मजबूत करेगा। Prime Minister Viksit Bharat scheme, under the Prime Minister Viksit Bharat scheme, today we have distributed incentives to employers and employees by the Honorable Union Minister for Coal and Mines, Mr. Kishan Reddy. So this is a scheme where to create new jobs, the Prime Minister has announced this. I have only requested in the meeting that if India grows at 8-9% GDP growth rate, employment potential will come. And Telangana government has initiated by starting 120 advanced technology centers to employ people, to train them, and also started a TOMCOM, a state government agency, to get jobs abroad, which are in plenty for the blue-collar jobs. So this is what we had requested the Honorable Union Minister. It was a good conference, and I am sure that this scheme will help more employment generation in the coming years. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।